हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के लिए टेस्ट। तो ये है 2025 के लिए टेस्ट। तो आज है टेस्ट नंबर 30। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके आगे से हम लोग करेंगे। और देखिए, लगातार टेस्ट कराया जा रहा है, तो आप लोग लगातार टेस्ट करिए। होली का देखिए समय बीत चुका है, तो अब अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे टेस्ट का। और इसके पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किए हुए थे कुछ 64 क्वेश्चन तक, उसके आगे से करेंगे। और जैसे ये वीडियो खत्म होगा और तो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है, जैसे कि ये चैनल का नाम जो है वही उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, 2024 लिखा गया है। जैसे PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। तो ये क्या है? ये है टेलीग्राम का लिंक। यहाँ पर इसको ज्वाइन करिए और जाकर PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। दूसरा है, अधिनियम बालकों के लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास को निषिद्ध करता है, भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया हो। और तीसरा है, अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियां CWC बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है। कितने सही है इसमें से? देखिए, चलिए, बालकों के लिए तो होता है ना कि हाँ, ये लड़के कोई भी गलती करे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इनके बारे में देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। कितने कथन सही हैं इसमें से? तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला से। पहला कहता है, अधिनियम के अनुसार बालक वह है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 16 वर्ष होता है क्या? देखिए, बालक की वो क्या है कि अधिनियम के अनुसार है कि बालक वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ठीक है, 18 वर्ष। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अधिनियम बालकों के लिए मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास को निषिद्ध करता है, भले ही उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया गया हो। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि अधिनियम के तहत बाल कल्याण समितियां बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण है। तो तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो दो कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन इस चयन समिति के सदस्य हैं? देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो 2023 में अधिनियम बनाया गया है, किसके लिए? तो ECI के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके सदस्य के लिए। तो बता रहा है कि वो राष्ट्रपति जो चयन करेगा वो सिफारिश की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। कितने लोग रहेंगे इसमें से? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 5, या 2 4, या 1 2 3 4, या तो 1 3 5। चलिए, तो देखेंगे इसमें, देखिए प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, विपक्ष का नेता भी रहेगा, और इसमें से केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दीजिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दीजिए। ठीक है, इन दोनों लोग को हटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप दो हटाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 3 5। चलिए चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित निकाय। दूसरा है, संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित निकाय। तीसरा है, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित निकाय। चौथा है, सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन। और पांचवा है, सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से कितने निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण कहा जाता है?
केवल 2, केवल 3, केवल 4 या तो सभी 5? चलिए 5 तो है ना, उसको बताइए। तो चलिए देखेंगे, संविधान द्वारा उसके तहत स्थापित या गठित निकाय, देखिए ये है संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा स्थापित या गठित निकाय, तो ये भी ठीक है। तीसरा है सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित निकाय, तो ये भी ठीक है। चौथा है सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, तो ये भी ठीक है। पांचवा है सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन, तो ये भी ठीक है। पांचों कथन सही है, पांचों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा? डी लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। होम वोटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की अनुमति सर्वप्रथम 2024 के लोकसभा चुनाव में दी गई थी। दूसरा है यह मुख्य रूप से बुजुर्गों और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाया गया है। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 68। तो देखेंगे लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की अनुमति सर्वप्रथम 2024 के लोकसभा चुनाव में दी गई थी, पहला सही है। और दूसरा है कि यह मुख्य रूप से बुजुर्गों और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाया गया है, तो दूसरा कथन गलत है। देखिए इन मतदाता वर्गों तक इस वैकल्पिक सुविधा का विस्तार करके निर्वाचन आयोग इस आवश्यकता को मान्यता देता है कि नागरिकों के मतदान का अधिकार शारीरिक बाधाओं एवं विकलांगता के कारण प्रभावित न होने दिया जाए। यह आयोग के आदर्श वाक्य को मतदाता पीछे न रहे को सार्थक बनाता है, तो इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा गलत। ये ऐसा कोई नहीं लगाया था कि 80% दिव्यांग हो तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है केरल में पहली लोकतांत्रिक रूप से चयनित कम्युनिस्ट सरकार। दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और तीसरा है पहला आम चुनाव। सबसे पहले शुरू करते हुए उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। सबसे पहले कौन शुरू हुआ, सबसे लास्ट में कौन हुआ, उसको बताना है। 69। चलिए देखेंगे, केरल में पहली लोकतांत्रिक रूप से चयनित कम्युनिस्ट सरकार कब हुआ था? 1957। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1948। पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव 1951-52 का हुआ था ना, 51-52। चलिए तो अब देखिए 48 आएगा, 51-52 आएगा, फिर 57 आएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 2 3 1। ठीक है, चलिए 70 नंबर। हाल ही में जारी की गई माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है भारत प्रेषण का शीर्ष प्राप्त करता है। तीसरा है प्रवासियों का सबसे बड़ा मूल देश भारत है। कौन सा सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक और तीन या तो एक दो तीन? 70 नंबर। तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, सही है। भारत प्रेषण की शीर्ष प्राप्त करता है, सही है। प्रवासियों को सबसे मूल देश भारत है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दो तीन। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति में शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सीबीसी के बारे में है। एक और दो, एक तीन चार, दो तीन या एक दो तीन चार सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। तो चलिए देखिए, प्रधानमंत्री तो होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। देखिए सीजीआई को हटा दीजिए, मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे इसमें? तो जैसे ही दो हटा, आपको आंसर भी मिल गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 72, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले CUBAS और सुबस्पेस नहीं SUPA सुपेस का संबंध है पुलिस प्रणाली से, न्यायिक प्रणाली से, आंतरिक सुरक्षा से, आंतरिक अनुसंधान से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, तो यह न्यायिक प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, देखिए ये इसका सुपेस का क्या फुल फॉर्म होता है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि न्यायालय की कार्यकुशलता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का एक पोर्टल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर देखेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले जाइलिटोल और एरिथ्रिटोल है। क्या है ये? कीटनाशक, टीके, चीनी के विकल्प या खाद्य परीक्षण परिरक्षक? तिहत्तर नंबर, तो ये हो जाएगा चीनी के विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? चीनी के विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला प्रजाति संकट निवारण और पुनर्स्थापन स्टार मीट्रिक को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? IUCN, UNEP, WWF या WHO? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। चौहत्तर में बताइए। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं इसका, मेरे बताने से पहले तक। तो देखिए ये हो जाएगा IUCN, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसे IUCN द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को कम करने के लिए योगदान को मापने के लिए ये डिजाइन डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए का एक अभिन्न अंग है? पुट्टास्वामी, श्रेया सिंघल, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ या इंद्र साहनी बनाम भारत संघ? चलिए बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ एवं अन्य। देखिए अनुराधा भसीन भारत संघ एवं अन्य था, ये 2020 का है। ठीक है, 2020 का निर्णय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक ए का अभिन्न अंग है और तदनुसार इस पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 दो के अनुसार होना चाहिए।
ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। चलिए 76 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए। पहला है जीवन सुगमता सूचकांक, दूसरा है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक और चौथा है भारत नवाचार सूचकांक। उपर्युक्त में से कितने सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार? 76 नंबर, क्वेश्चन नंबर 76, नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं उसको बताना है। तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक हो जाएगा, भारत नवाचार सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा। देखिए नीति आयोग क्या क्या करता है, एचडीजी इंडेक्स जारी करता है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक करता है, अटल नवाचार करता है, 7 कार्यक्रम करता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम करता है, स्कूल शिक्षा का तो करता ही है, जिला अस्पताल सूचकांक करता है, स्वास्थ्य सूचकांक करता है और समग्र स्वास्थ्य सूचकांक करता है, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक, कृषि विपणन एवं किसान हितैषी सुधार, भारत नवाचार सूचकांक, महिला उद्यमिता सूचकांक, सुशासन सूचकांक। तो ये सब क्या है, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो इसमें दो हो गया है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, सेवोत्तम सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र, सेवा वितरण के लिए क्षमता निर्माण। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 77। चलिए देखेंगे, इसमें नागरिक चार्टर भी है, शिकायत निवारण तंत्र भी है, सेवा वितरण के लिए क्षमता भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानमंडल की सदस्यता की निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? 6 महीने से कम की सजा वाले अपराध के लिए दोष सिद्धि, निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफलता, किसी गैर सरकारी संगठन में सलाहकार पद धारण करना या तो किसी स्थानीय खेल संघ का सदस्य होना। 78 नंबर, तो इसमें लगाएंगे निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनलों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो वही दूसरा है, प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और राष्ट्रीय आकाशवाणी चैनल पर चर्चा बहस का आयोजन कर सकता है। और तीसरा है, इस तरह की पैनल चर्चा के लिए संचालकों मॉडरेटर के नाम प्रसार भारती निगम द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, तो कोई भी, पहला देखेंगे, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनलों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो पहला कथन गलत है। देखिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम से कम 10 घंटे और इसके क्षेत्रीय चैनलों पर कम से कम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। उन्हें राष्ट्रीय आकाशवाणी नेटवर्क पर 10 घंटे का प्रसारण समय और क्षेत्रीय आकाशवाणी केंद्रों पर 15 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। तो पहला कथन गलत हो गया। और दूसरा है कि प्रसार भारती निगम दूरदर्शन और राष्ट्रीय आकाशवाणी चैनल चर्चा बहस का आयोजन कर सकता है, तो ये सही है। और तीसरा है, इस तरह की पैनल चर्चा के लिए संचालकों के नाम प्रसार भारती निगम द्वारा विनिश्चित किए जाते हैं, तो तीसरा कथन गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। मतलब कितने कथन सही हुए? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर,
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF का प्रारंभ संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदारी देशों द्वारा किया गया था। IPEF के निम्नलिखित में से किन स्तंभों में भारत शामिल है? व्यापार स्तंभ 1, आपूर्ति श्रृंखला स्तंभ 2, स्वच्छ अर्थव्यवस्था स्तंभ 3 और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था स्तंभ 4। चलिए कूट का प्रयोग करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 है। कूट का प्रयोग देखेंगे, केवल 1 और 2, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। चलिए तो देखेंगे, इसमें पहला हटा दीजिए और बाकी सब सही है। तो पहला हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। जैसे ही पहला यहाँ पे हटा, आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय QCI के लिए नोडल मंत्रालय है। तो ये दूसरा है भारत के राष्ट्रपति QCI के अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं। चलिए कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 81, तो ये राष्ट्रपति देखिए नहीं करते हैं, PM करते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट है, संगठन है। महासागर की स्थिति रिपोर्ट यूनेस्को, विश्व जन वन्य जीव अपराध रिपोर्ट IUCN, साझा समृद्धि के लिए जल विश्व बैंक। कौन सा सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3? 82 नंबर। चलिए पहला सही है, यूनेस्को। यहाँ पे IUCN नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? UNODC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNODC। क्या मतलब इसका होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। दूसरा गलत हो जाएगा। साझा समृद्धि के लिए जल, तो ये विश्व बैंक है, सही है। पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए 83 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, किसी उम्मीदवार द्वारा धार्मिक आधार पर मत देने की कोई भी अपील एक भ्रष्ट चुनावी आचरण है। और दूसरा है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के मामले में चुनाव रद्द कर सकता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है और सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए बताइए। 83 नंबर। तो देखेंगे, किसी उम्मीदवार द्वारा धार्मिक आधार पर मत देने की कोई भी अपील एक भ्रष्ट भ्रष्ट चुनावी आचरण है। पहला सही है। दूसरा करता है कि भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी भ्रष्ट चुनावी आचरण के मामले में चुनाव रद्द कर सकता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के पास चुनाव स्थगित करने की शक्ति है, लेकिन चुनाव रद्द करने की शक्ति नहीं है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन सी लगा देंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है। 84 नंबर। थेयम को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित किया जा सकता है? एक आदिवासी संस्कृति नृत्य रूप, एक मौसमी उत्सव, नाट्य कला का एक रूप, या सांस्कृतिक चित्रकला का एक स्वरूप? 84 नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा दीजिए। एक आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य रूप है। 85, हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट IEA 1872 को प्रतिस्थापित करके 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की अनुमति देता है। दूसरा है, पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अधिनियम के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार है। और तीसरा है, अधिनियम के तहत संयुक्त मुकदमा ज्वाइंट ट्रायल की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है। कितने सही हैं? केवल 1, 1 और 3, 2 और 3 या 1 2 3? 85 नंबर।
तो अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से गवाहों से पूछताछ की अनुमति देता है, पहला सही है। दूसरा कहता है पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अधिनियम के तहत साक्ष्य रूप से स्वीकार्य है। देखिए स्वीकार नहीं होता है, पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो बयान होता है ये स्वीकार नहीं होता है, दूसरा गलत है। तीसरा है अधिनियम के तहत संयुक्त मुकदमा ज्वाइंट ट्रायल की नई अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो तीसरा भी गलत है। आपने जॉली एलएलबी मूवी देखा होगा, तो देखे होंगे वहाँ पे पुलिस वाला जब कोर्ट में जाता है तो वो लॉयर क्या बोलता है कि उत्तर प्रदेश का कंधे पर लगा रखा है, फिर भी समझ नहीं आता है कि ये पुलिस अधिकारियों को समझ दिया गया बयान कोर्ट में साक्ष्य नहीं होता है। देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 86 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार की एक शीर्ष संस्था है। इस संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों में से किनके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को जांच करने की अनुमति अधिकार है? 1988 भ्रष्टाचार निवारण 1988, या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। चलिए कुट का प्रयोग करिए, 1 2 3 या 3 4 या 1 3 या 1 2 3 4। 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर 86 है। तो देखेंगे इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। प्रधानमंत्री है प्रमुख घटनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय में करा सदन में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, ये शिमला समझौता। और तीसरा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये परमाणु विस्फोटक। चलिए बताइए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? तो चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ये सदन में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, क्या पहला सही है? तो बिल्कुल सही है पहला। ये अगस्त 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अब पहला अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की हार, आलोचना और उनके नेतृत्व और रक्षा नीतियों से जन्मे असंतोष के कारण लाया गया था। पहला सही है। लाल बहादुर शास्त्री बोला जाए शिमला समझौता, देखिए 1972 में हुआ शिमला समझौता। अब 1972 में पता ही होगा कौन था, इंदिरा गांधी थी। और ये परमाणु विस्फोटक भी इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और पोखरण जो हुआ था वो दूसरा वाला हुआ था। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही है, मतलब एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। तो वही दूसरा है किसी भी मामले के घटित हुए 1 वर्ष हो जाने के पश्चात उसे जांच करने का अधिकार नहीं है। और तीसरा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इनमें से कितने सही हैं? केवल 2, या 1 और 3, या 1 2 3, या तो 1 और 2? चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में। अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहते हैं, क्या सही है? देखिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ये 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक रहते हैं। 3 वर्ष या तो 70 वर्ष। ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा है किसी भी मामले के घटित हुए 1 वर्ष हो जाने के पश्चात उसे जांच करने का अधिकार नहीं है, तो दूसरा सही है। तीसरा है केवल केवल भारत की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो तीसरा कथन गलत है, ऐसा नहीं है। तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। प्रकाश सिंह वाद में एक ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2006 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार करने का निर्देश दिया था।
इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से कितने दिशा निर्देश दिए थे? पुलिस महानिदेशक डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान। दूसरा है पुलिस के जांच तथा कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग करना। तीसरा है राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन। और चौथा है राज्य स्तरीय सुरक्षा आयोग का गठन। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 है तो सभी 4। 89 नंबर। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रकाश सिंह वाद का है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। पुलिस महानिदेशक डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान सही है। पुलिस के जांच तथा कानून संबंधी व्यवस्था संबंधी कार्यों को अलग करना सही है। राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन सही है। राज्य स्तरीय सुरक्षा आयोग का गठन सही है। कितने सही हुए? सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी चारों सही है। चलिए 90 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष मिशन है और संबंध है। तीसरा फ्रांस और भारत। फ्री फायर मिशन यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके। अर्थ केयर मिशन यूएसए। कितने सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3 है तो कोई नहीं। 90 नंबर। तीसरा जो है फ्रांस और भारत सही है। देखेंगे प्री फायर जो है ये यूएसए का है और अर्थ केयर जो रहेगा ये किसका है? ये यूरोप और जापान का है। ठीक है, तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 91। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रोम संविधि आईसीसी की संस्थापक संधि है जिसे 1998 में अपनाया गया था। दूसरा है भारत रोम संविधि का पक्षकार है। और तीसरा है आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। कितने सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। 91। चलिए, रोम संविधि आईसीसी के संस्थापक संधि है जिसे 1998 में अपनाया गया था, पहला सही है। दूसरा है रोम संविधि का पक्षकार है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा है आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, तो तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक वैधानिक निकाय है जो औषधि का मूल्य निर्धारित करने और उन्हें वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है यह अनुसूचित और गैर अनुसूचित औषधि की कीमत तय करता है और उसमें संशोधन करता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। देखेंगे तो ये दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 93 नंबर देखेंगे। 93 क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का, लोकसभा चुनाव वाला जो था ना कि अब क्या करना है कि विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करना है। तो कौन सा संविधान था? 102वां, 103वां, 104, 6 कौन सा है? तो देखेंगे ये 106वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी विभाग है और दूसरा है एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। कौन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। 94 नंबर। तो चलिए पहला देखेंगे। इसमें कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी विभाग है। देखिए पहला कथन गलत है। ये देखिए इसकी स्थापना भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है। वही दूसरा है कि एनटीए के अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। चलिए 95 नंबर देखेंगे। भारत में लॉबिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लॉबिंग, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है।
ये दबाव समूहों द्वारा नीति निर्माताओं को अपने पक्ष में निर्णय लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है और भारत में इसे विधिक मान्यता प्राप्त है। कौन सही है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कि टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 96 नंबर देखेंगे। EFIR के संदर्भ में। EFIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है EFIR पारंपरिक FIR का एक डिजिटल संस्करण है जिससे घटित होने वाले किसी अपराध, चाहे अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात, के मामले में ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। तो वही दूसरा है EFIR केवल गैर संज्ञेय अपराधों के लिए ही दर्ज की जा सकती है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 96। देखिए इसमें केवल शब्द आया हुआ है इसलिए कथन गलत हो गया और पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 97 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। और दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। और तीसरा किसका है? तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। और चौथा है संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु और 6 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। नहीं का ध्यान दीजिएगा। केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार, कोई एक तो गलत जरूर है। तो कौन सा गलत है वो बताना है। 97 नंबर, क्वेश्चन नंबर 97। देखिए पहला तो सही है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को ये 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष का है। ठीक है, ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि UPSC का भी सही है, 65 वर्ष और 6 वर्ष का सही है। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष का है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए विभिन्न राज्य में अलग अलग होते हैं। तो 62 वर्ष का है, 62 वर्ष और 6 वर्ष, यहाँ पे 62 वर्ष होगा, यहाँ पे 62 वर्ष होगा। और चौथा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी इसमें 62 वर्ष है। तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो कितने गलत हुए? 2 गलत हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए 98 नंबर देखेंगे कि हाल ही में भारत ने कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ये एशियाई प्रवासी श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए 99 नंबर देखेंगे। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह लोंगोवाल के बीच हस्ताक्षरित पंजाब समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बनाना। दूसरा है पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति। और तीसरा है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच रावी ब्यास नदी के जल बंटवारे के संबंधी प्रश्न को सुलझाने के लिए एक अधिकरण गठन करना है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। पहला कहता है कि चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के साझा राजधानी बनाना है। पहला कथन गलत है, पहला कथन इसमें गलत है। चंडीगढ़ का पंजाब का हस्तांतरण है, ये समझौता किया गया था। दूसरा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति, दूसरा कथन। तो दूसरा सही है। तीसरा कहता है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच रावी ब्यास नदी के जल बंटवारे के संबंधी प्रश्न को सुलझाने के लिए एक अधिकरण गठन है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच ये है, ठीक है, हिमाचल नहीं। तो कितने कथन सही हुए हैं? इसमें केवल एक सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो दूसरा है CIC के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित हैं। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। दोनों सही है, दोनों गलत, कौन सा सही है? देखिए CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए CIC अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार के प्रति प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के नहीं। पहला कथन गलत है। और दूसरा है कि CIC के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। तो क्या ऐसा है क्या? दूसरा भी कथन गलत है। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है।
तो दोनों ही कथन गलत है तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, ये टेस्ट नंबर 30 था, इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, इसको खोलकर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट नंबर 31 रहेगा। थैंक यू सो मच।